नमस्कार प्यारे मित्रों, पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आधुनिक भारत की सीरीज कर रहे थे जिसमें पार्ट फर्स्ट यूरोपियंस का आगमन वो पूरा पढ़ लिया था अपन ने। तो आज पार्ट 2 है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। तो आज उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य देखिए, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में जो काल है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का वो है 1707 से 1857। ये इनका पतन का काल है। कौन सा काल है? पतन का। इनका उत्थान काल कब से कब तक था? उत्थान काल ये 1526 में आए थे। 1526 से 1707। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो उसके बाद से इनका पतन शुरू हो गया था 1707 से 1857 में। अंतिम जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर, और उसके बाद से बादशाहों का जो पद है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाहों का सबसे पहले अपन क्रम देख लेते हैं। पहले कौन है, दूसरा कौन है। सबसे पहले थे बहादुर शाह प्रथम। इनका कार्यकाल था 1707 से 1212। इसे साहिब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। साहिब बेखबर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो बहादुर शाह प्रथम है ये 63 साल की आयु में बादशाह बने थे। इसीलिए इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कैसे राज चलाना है, कैसे क्या करना है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? साहिब एक बेखबर कहते हैं। दूसरा आ जाता है जहांदार शाह। ये 1712 से 1713 तक 1 साल तक रहा, और इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो जहांदार शाह को जाना जाता है। तीसरा है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो कार्यकाल है 1713 से 1719। इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। आगे है रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला। ये दोनों 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए रहे थे, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हो गई थी, मृत्यु इसलिए हो गई थी, इनको एक बीमारी टीबी, उस टाइम टीबी का कोई इलाज नहीं था, तो टीबी से ये दोनों मर गए। इसीलिए रफ़ी उद्दरजा, रफ़ी उद्दौला 2 महीने के लिए बादशाह बनते हैं। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल है 1719 से 1748। इसे मोहम्मद, इसका पूरा नाम बोले तो मोहम्मद शाह रंगीला इसको कहते हैं। रंगीला बादशाह, बहुत ही अय्याश आदमी था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर शेखिन 1754 से 1759। शाह आलम शेखिन 1759 से 1806। अकबर शेखिन 1806 से 1837। अकबर शेखिन ये एकमात्र ऐसा बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बना था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। तो इसका जो कार्यकाल है 1837 से 1858 के जो एक्ट आया था उसके तहत बादशाह का जो पद है उसे समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो 11 बादशाह हैं इनका क्रम ध्यान रखना है, कब से कब तक थे। इससे क्या है कि जो अपनी जो हेल्प होगी दूसरी चीज़ें याद करने में, तो एक किसी ट्रिक भी बना सकते हैं। आप सब अपने अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। मैंने तो मेरे हिसाब से ट्रिक बनाई थी, VJFRRMAALSAB। मेरा एक फ्रेंड था विजय नाम से, तो मैंने उसके हिसाब से ये ट्रिक बना दी। विजय FRR यानी फरार, मालपुरा MAAL, मालपुरा से अब। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रिक बना ली थी। और ये जो समय है इसको भी मैंने ऐसे याद कर लिया था। 1707 से 12, 12 से 19, 19 से 12, 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19, फिर 19 से 48, 48 से 54, 54 से 59,
59 से 1806, 1806 से 1837, 1837 से 1857 की क्रांति तक। ठीक है, ये बादशाहों का क्रम है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, औरंगजेब जो थे उनकी मृत्यु 1707 में हो गई। ये बुजुर्ग हो चुके थे, तब भी इन्होंने अपने जो राज का बंटवारा है वो नहीं किया। तो इसके क्या है कि औरंगजेब के 4 पुत्र थे, अकबर सेकंड, कामबख्श, मुअज्जम और मोहम्मद आजम। ये 4 पुत्र थे औरंगजेब के। इसमें से अकबर जो सेकंड था उसने कोई विद्रोह नहीं किया, कामबख्श ने भी कोई विद्रोह नहीं किया। ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में खुश थे, इनको सत्ता का लालच नहीं था, तो इन्होंने विद्रोह नहीं किया। आगे आए हैं मुअज्जम और मोहम्मद आजम। तो इन दोनों के बीच में जो मुअज्जम थे वो थे काबुल का गवर्नर। अब मुअज्जम को जो बहादुर शाह प्रथम है उसी को ही मुअज्जम कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बहादुर शाह को ही मुअज्जम कहते हैं। तो मुअज्जम काबुल का गवर्नर था और जो मोहम्मद आजम है वो गुजरात का गवर्नर था। इन दोनों के बीच में 1707 में जजाऊ का युद्ध होता है। कि जजाऊ का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? बहादुर शाह और मोहम्मद आजम के बीच में। बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या है? मुअज्जम भी नाम है। तो मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच में 1707 में जजाऊ का युद्ध होता है और उसके अंदर मुअज्जम विजय हो जाता है, यानी बहादुर शाह विजय हो जाता है और 1707 में 63 साल की उम्र में वो बादशाह बनता है। उसके बाद आगे चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह ए बेखबरी कहते हैं, उसका कार्यकाल था 1707 से 1712 ईस्वी तक। चलिए आगे चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की उम्र में बादशाह बना था। तो 63 वर्ष की उम्र में अगर वो बादशाह बन रहा है तो वो ऑब्वियसली समझौतावादी नीति को अपनाएगा, युद्ध वाली नीति को नहीं अपनाएगा। तो वो कौन सी नीति अपनाएगा? समझौतावादी नीति को उसने अपनाया। साहू की रिहाई उसने कर दी। अब ये साहू कौन है? साहू एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष इसके बारे में अभी बताऊंगा। साहू की रिहाई में क्या है? औरंगजेब और मराठों के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में जो औरंगजेब है वो मराठों की तरफ से साहू को उठा के ले जाता है। अब साहू कौन है? साहू संभाजी का पुत्र है। ठीक है, तो ये साहू को उठा के ले जाते हैं और जैसे ही बहादुर शाह प्रथम ये बादशाह बनते हैं, सबसे पहले साहू की जो है रिहाई करते हैं। क्यों रिहाई करते हैं? क्योंकि समझौतावादी नीति है, युद्ध नहीं चाहते। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा करते हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको उच्च मानसब प्रदान करते हैं। अंतिम शासक है जिसके बारे में 2 अच्छी बातें कही जा सकती है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सर सिडनी ओवेन ने। सर सिडनी ओवेन ने क्या कहा कि बहादुर शाह प्रथम एक ऐसा अंतिम शासक है जिसके बारे में 2 अच्छी बातें कही जा सकती है। इसके बाद तो और बादशाह बहुत खत्म से खत्म आते गए। अब एक त्रिकोणीय संघर्ष उस टाइम चल रहा था। एक तो बीजापुर, गोलकुंडा, मुगल और मराठा, इन तीनों के बीच में, तीनों आपस में लड़ रहे थे। मुगल और मराठा, मराठा और मुगल, मुगल और बीजापुर, बीजापुर और मुगल, मराठा और बीजापुर, बीजापुर और मराठा। ये त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। तो क्वेश्चन आ जाता है त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच में चल रहा था? तो इन तीनों के बीच में चल रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। और जो मराठा है और जो बीजापुर है, गोलकुंडा, ये 18वीं सदी के जो राज्य अपन पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे ये अलग हुए मुगलों से अलग स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे और पहले से ही स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे जिनके बीच में युद्ध चल रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य में एक नई प्रवृत्ति आई, वो प्रवृत्ति क्या थी? अब बादशाह ही अगर नालायक निकलेगा तो गुट तो बनेंगे। तो ऐसे ही दरबारी गुट बन गए और वही दरबारी बादशाहों का चुनाव करते थे। तो कौन कौन से गुट बने थे?
तो 4 प्रकार के गुट बने थे। पहला है ईरानी गुट, जिसके संस्थापक कौन है? जुल्फिकार अली खां। दूसरा है अफगानी गुट, मोहम्मद खान बख्श और मोहम्मद खां। तीसरा है हिंदुस्तानी गुट, जिसे सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और सैयद बंधु कौन है? सैयद बंधु किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। तो हिंदुस्तानी गुट सैयद बंधुओं ने बनाया था और इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बादशाहें किसने बनाए हैं? तो वो हिंदुस्तानी गुट ने बनाए। चौथा है तुर्कानी गुट, निजाम उल मुल्क ने बनाया है। निजाम उल मुल्क कौन है? निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के संस्थापक है निजाम उल मुल्क। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 1712 से 1713, जिसे लंपट मुल्क भी कहा जाता है, जहांदार शाह, इसका कार्यकाल आता है। इसने क्या किया? राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। और जो आमेर के राजा जयसिंह है को मिर्जा स्वाई की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह ने दी थी। ये बात ध्यान रखिएगा। और उसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का था और उसको लंपट मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। और एक इजारा व्यवस्था शुरू करी थी जहांदार शाह ने। इजारा व्यवस्था का मतलब है जो भू राजस्व है उसको ठेके पे दे दिया कि आप तो हमको इतना ला के दे दो, आप कितना भी वसूल कर सकते हैं। ये इजारा व्यवस्था किसने शुरू करी थी? जहांदार शाह ने शुरू करी थी। उसका कार्यकाल 1712 से 1713 रहा था। उसको लंपट मुल्क के नाम से जाना जाता है। राजपूतों के साथ अच्छे संबंध थे। और जो आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा स्वाई की उपाधि जहांदार शाह ने प्रदान करी। ठीक है, क्लियर? आगे चलता है। आगे है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो कार्यकाल है 1713 से 1719 है। फर्रुखसियर 1713 से 1719 है। अब ये किसके सहयोग से बना? पहले तो ये देखिए, ये सैयद बंधु के सहयोग से बना। और सैयद बंधु कौन है? हिंदुस्तानी गुट। और इस सैयद बंधु में कौन कौन है? इसमें 2 भाई थे, मोहम्मद हसन और हुसैन अली। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हसन और हुसैन अली। 1717 में EIC को आदेश पत्र जारी कर दिया इसने कि 3000 रुपये में आप मुगल साम्राज्य में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ 3000 रुपये आपको सालाना देने होंगे और आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? इसे दस्तक कहा जाता है। पूछ लेते हैं दस्तक किससे संबंधित है? तो दस्तक फर्रुखसियर द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया था EIC को कि वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं मात्र 3000 रुपये में सालाना। तो ये दिया था। ये क्यों दिया फर्रुखसियर ने ऐसा? फर्रुखसियर को और उसकी वाइफ को एक बीमारी थी जिसका इलाज ब्रिटिश डॉक्टर्स ने कर दिया। तो वो इस चीज़ से खुश हो गए, उसको दस्तक दे दिया, जिसका गलत फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 1719 में मराठों के साथ एक समझौता हुआ और 1717 में सैयद बंधु द्वारा हत्या करा दी। सैयद बंधु ने इसको बनवाया फर्रुखसियर को। अब फर्रुखसियर ने चालबाजी करी कि सैयद बंधुओं को मरवा दें, नहीं तो ये अपने को मरवा देंगे और दूसरा किंग, दूसरा बादशाह बना देंगे। लेकिन उससे पहले ही 1717 में सैयद बंधुओं ने इसको मरा दिया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अय्याश आदमी था। 1719 से 1748 तक इसका कार्यकाल रहा। अपना जो कोहिनूर हीरा है वो भी इसी के शासनकाल में लूटा गया था। बहुत बड़ी लूट मची थी दिल्ली के अंदर। तो वो सारा काम अभी पढ़ लेते हैं अपन। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। इसका परिचय देखते हैं। इसका जो वास्तविक नाम है वो है रोशन अख्तर। क्या नाम है? रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम है मोहम्मद शाह रंगीला का। दूसरी बात है, मुगल साम्राज्य का अगर तेजी से विघटन, यानी मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, ये इतना मुगल साम्राज्य है, तो जो तेजी से विघटन हुआ, हैदराबाद अलग हो गया, अवध अलग हो गया, कर्नाटक अलग हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है? विघटन हो गया। तो सबसे ज़्यादा विघटन, तेजी से विघटन किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका वास्तविक नाम क्या है? रोशन अख्तर। ठीक है, सैयद बंधु को मरवाया इसने सबसे पहले। सैयद बंधु ने मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया और बनते ही सबसे पहले सैयद बंधुओं को इसने मरवा दिया कि ये फर्रुखसियर को मार सकते हैं तो मेरे को भी मार सकते हैं। आगे चलते हैं। मराठा का हमला, बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है? तो जो बाजीराव फर्स्ट है 1740 तक उसका शासन था।
1720 से 1740 20 साल राज किया था बाजीराव फर्स्ट ने। तो बाजीराव फर्स्ट का हमला भी इसी के टाइम हुआ था। नादिर शाह का हमला सबसे बड़ा हमला माना जाता है। नादिर शाह का हमला 1739 में। अब ये कैसे कैसे क्या हुआ, हमला क्यों किया, ये जानते हैं, अभी आगे देखेंगे। पहले ये देख लो नादिर शाह कौन है। नादिर शाह फारस का शासक है, ईरान का नेपोलियन इसे कहते हैं, और करनाल का युद्ध इसने लड़ा था 1739 में। ठीक है, 1739 में कौन सा युद्ध लड़ा इसने? करनाल का युद्ध। इसके बाद मोहम्मद अब्दाली का भी हमला इसी के शासनकाल में हुआ था, जिसे दुर्रेदू दुख नहीं है, दुर्रेदू और युग का मोती भी इसको कहते हैं। और इसका पहला, मोहम्मद अब्दाली का पहला हमला कब हुआ था? 1739 में। और मोहम्मद शाह अब्दाली, इसका दूसरा हमला होता है 1761 में। 1761 में, जिसमें मराठों की हार हो जाती है पानीपत में। पानीपत का जो दूसरा, जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं, पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, और जिसमें मराठे हार गए थे। और अगर इसके अंदर मराठे जीत जाते तो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं नादिर शाह का जो हमला महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, नादिर शाह जो है वो कब आया था भारत? नादिर शाह भारत आया था 1739 में। और 1739 में ये क्या है कि पंजाब प्रांत पे पहुंचता है, और वहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला को बोलता है कि अपनी सेना भेजो। ठीक है, कि अपनी सेना भेजो, लेकिन वो तो अपने अय्याश आदमी, वो क्यों भेजेगा? वो तो मस्त भूल गया, तो नहीं भेजा। तो नादिर शाह को गुस्सा आ गया, इसलिए उसने 1739 के अंदर करनाल में युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? मोहम्मद शाह रंगीला और शहादत खां। ये देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले नादिर शाह का हमला, नादिर शाह का हमला अभी कब हुआ? 1739 में हुआ। ठीक है, 1739 में हुआ। किन किन के बीच में हुआ? ये हुआ नादिर शाह और वर्सेस रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसी के दो, जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके दो आदमी थे, विश्वास पात्र आदमी रहते थे ना पहले, तो वो उनमें से थे। पहला नाम था सादत खां। सादत खां ने अवध के संस्थापक है सादत खां। और दूसरा है निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क है वो हैदराबाद के संस्थापक है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस नादिर शाह ने क्या करा? रंगीला को हरा दिया, और रंगीला और सादत खां इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रंगीला को और सादत खां को इस गिरफ्तार कर लिया। अब भी जो शांति दूत निजाम उल मुल्क है, वो शांति दूत बनकर जाता है, शांति दूत बनकर जाता है नादिर शाह के पास, और उसे 50 लाख रुपए में सौदा कर लेता है कि आप 50 लाख रुपए ले लो। 50 लाख रुपए में सौदा किया कि आप 50 लाख रुपए ले लो और रंगीला और सादत खां को छोड़ दो। नादिर शाह मान गया, चलो ठीक है, आप हमें 50 लाख रुपए दे दो, हम आपके बादशाह को रिहा कर देंगे। ठीक है, और जो 50 लाख रुपए की जो किस्तें बनी थी, वो कितनी किस्तें बनी थी? 4 किस्तें बनी थी। एक 20 लाख की, एक 10 और फिर से 10। ये 4 किस्तें बनी थी। और कहाँ कहाँ पे देने का वादा किया था? एक लाहौर में, लाहौर, अटक और काबुल, कि जब तक आप हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे तब तक आपको 50 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और उसने रंगीला को और सादत खां को छोड़ दिया। ठीक है, तो इस सौदे के बाद नादिर शाह ने रंगीला और सादत खां को रिहा कर दिया। और ये करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? करनाल में लड़ा गया था। अब इस सौदे से सादत खान में जलन हुई, क्योंकि उसे रंगीला ने निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दी? मीर बख्शी। जबकि युद्ध में कौन लड़ा था? युद्ध में लड़ा था सादत खां। निजाम उल मुल्क को बुलावा भेजा था, लेकिन वो आया नहीं था। वो नहीं आया था क्योंकि उसने अलग ही स्वतंत्र राज्य, अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया, तो इसलिए वो आया नहीं। लेकिन जब इनको कैद कर लिया गया तब वो आया और उसने सौदा किया 50 लाख रुपए में और उसको रिहा करवा दिया।
तो रंगीला खुश हो गया और निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी की उपाधि दे दी। इस मीर बख्शी की उपाधि से सादत खां में जलन हुई कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी। सादत खां ने नादिर शाह को, अब ये सादत खां वापस नादिर शाह के पास जाता है और सौदा करता है, 20 करोड़ रुपए का ऑफर देता है उसको। कितने का? 20 करोड़ रुपए का ऑफर देता है। अब 20 करोड़ रुपए का ऑफर देता है तो नादिर शाह कहता है ठीक है, हम दिल्ली चलेंगे, 20 करोड़ रुपए लेके आएंगे। वो बोला कि सौदा तो 20 करोड़ रुपए में हुआ था, आपको तो सिर्फ 50 लाख रुपए दे रहे हैं। इसलिए नादिर शाह वापस दिल्ली आता है। कब आता है? नादिर शाह दिल्ली पहुंचता है। नादिर शाह दिल्ली पहुंचता है 20 मार्च 1739 में, ठीक है। और जो करनाल का जो युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था, वो हुआ था फरवरी 1739 में। दिल्ली पहुंचा 20 मार्च 1739 को। आते ही मस्जिदों में अपने नाम का फतवा पढ़वाते थे पहले बादशाह लोग, तो मस्जिद में फतवा पढ़वाया, ठीक है। और 22 मार्च 1739 को नादिर शाह के मरने की अफवाह फैल गई भाई साहब दिल्ली में कि नादिर शाह मर गया भाई। इसलिए रंगीला को वापस कैद कर लिया नादिर शाह। दिल्ली पहुंचा 20 मार्च को 1739 को, और 22 मार्च 1739 को अफवाह फैली कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है, जिससे नादिर शाह नाराज हुआ और उसने रंगीला को गिरफ्तार कर लिया। और फिर उसके बाद अब ये जो 20 करोड़ रुपए का ऑफर है, ये उस नादिर शाह को पता चला कि उसको 20 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले, और जो सादत खां है उसने झूठ बोला है। तो नादिर शाह के डर से सादत खां ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली खुद की, कि उसको तो पता चल गया है, अब वो छोड़ेगा नहीं तो अपन पहले ही आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा लूट पाट मचाई और 30 करोड़ रुपए नगद ले लिए दिल्ली से। आज भी 30 करोड़ बहुत होते हैं, तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा थे। दिल्ली में 30 करोड़ रुपए की लूटपाट मचाई। कोहिनूर हीरा ले गया और सोने का सिंहासन ले गया। टोटल अगर इनका जोड़ करें तो 70 करोड़ रुपए की लूट करी थी नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर। 70 करोड़ रुपए उस टाइम, 70 करोड़ रुपए बहुत ही ज़्यादा थे। आज भी ज़्यादा है तो उस टाइम भी ज़्यादा ही थे। चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ नादिर शाह का पूरा टोटल हमला, कि नादिर शाह ने हमला किया। दिल्ली में लूटपाट क्यों मचाई? सादत खां की वजह से, क्योंकि सादत खां ने कहा कि 20 करोड़ रुपए में सौदा होने वाला था, मैं 20 करोड़ में सौदा करवाऊंगा आपका, 50 लाख रुपए कैसे लेके जा रहे हैं आप? तो वापस दिल्ली आइए। तो दिल्ली आया तो पता चला सादत खां तो झूठ बोल रहा था, तो सादत खां ने आत्महत्या कर ली। फिर वो बोला कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊँगा। रंगीला को गिरफ्तार कर लिया, लूटपाट मचाई, 70 करोड़ रुपये लेके चले गए। कहाँ 50 लाख रुपए में सौदा हो रहा था, 20 करोड़ 70 करोड़ रुपये लेके गए। चलिए आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन, यह भी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। अय्याश आदमी था, पता नहीं था कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो हैदराबाद का जो गठन हुआ था वो भी किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला में। तो मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल कितना है? 1719 से 1750, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है कर्नाटक, शहादत उल्ला खां ने बनाया था। अवध सादत खां, जिसने आत्महत्या कर ली। बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शिद अली खां। और ये जो बंगाल में किसने भेजा था इसको भेजा था औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इसको यहाँ का दीवान बना के भेजा था मुर्शिद अली खां को, और ये वहीं पे सेट हो गया और संस्थापक बन गया। इसने बंगाल का संस्थापक कर दिया मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है। ये मुगलों से अलग हुए राज्य हैं, जो 4 है 1 2 3 4, ये मुगलों से अलग हुए हैं। जो अन्य स्वतंत्र राज्य जो पहले से ही राज कर रहे हैं, स्वतंत्र है, मुगलों के अधीन नहीं है, वो है मराठा, मैसूर और पंजाब, और बाकी मुगलों के पास है, ठीक है।
ठीक है, मुगलों के पास है। तो जो मुगल से अलग हुए हैदराबाद, कर्नाटक, अवध और बंगाल, तो उनके संस्थापक कौन है, ये इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। आगे चलता है। उसके बाद आ जाता है अहमद शाह 1748 से 1754। इसके बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। एक तो अहमद शाह अब्दाली का जो सर्वाधिक आक्रमण थे वो इसी के काल में थे। अहमद शाह अब्दाली, इसके सर्वाधिक जो आक्रमण हुए वो अहमद शाह के काल में हुए। अहमद शाह और अहमद शाह दोनों के नाम मैच हो गए। आगे चले। सबसे ज़्यादा अय्याश आदमी था ये अहमद शाह 1748 1754 में। और उधमपुर बाई, ये कौन है, ये इसे किबलाई आजम के नाम से भी जाना जाता है। और मुगलों का राजनीतिक जो नियंत्रण है, मुगलों का, वो किसके पास था, अहमद शाह रंगीला, ये तो अय्याश आदमी था। तो नियंत्रण कौन कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था उधमपुर बाई, जिसे किबलाई आजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है शाह आलम सेकंड 1759 से 1806। अब जो शाह आलम है, शाह आलम सेकंड, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जो अब्दाली वर्सेस मराठे हुए थे, जिसमें मराठों की हार हो गई थी, वो किसके शासनकाल में हुआ था, शाह आलम सेकंड। दूसरा है बक्सर का युद्ध भी 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि भी 1765 में इसी के साथ की गई थी, शाह आलम सेकंड के साथ। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बक्सर के युद्ध के बाद EIC का वर्चस्व पूर्णतया भारत में हो गया। वैसे कहते तो हैं कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से ही अंग्रेजों का वर्चस्व शुरू हो गया था। लेकिन जब फाइनल जो डिसीजन हुआ था वो हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें EIC जीत गई थी और जो अपने बादशाह है शाह आलम सेकंड वो हार गए थे। जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी, वो EIC और शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये इलाहाबाद की संधि डिटेल में अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, सॉरी हिस्ट्री चल रही है लेकिन आगे पढ़ेंगे जब 18वीं सदी का जो भारत है उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, EIC का पेंशनर बना दिया गया शाह आलम सेकंड को। बक्सर के युद्ध के हारने के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत EIC का पेंशनर बना दिया गया शाह आलम सेकंड को। उसके बाद आ जाता है अकबर सेकंड। EIC के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, अकबर सेकंड था। और इसी ने ही राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ भेजा था, ब्रिटेन में भेजा था। और अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करी। तो अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी, अकबर सेकंड ने। उसका कार्यकाल था 1806 से 1837। ये 2 बातें हैं। उसके बाद आ जाता है बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के बाद रंगून भेज दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य यहाँ पे समाप्त होता है। इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटा सा वीडियो है तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक्स और शेयर जरूर कर दें। आपके लाइक्स की वजह से क्या ही मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी सीरीज़ के अंदर कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगी आपके पास आधुनिक भारत की। इसी के साथ साथ हमारे मैथ की क्लासें भी चल रही है, पॉलिटी की क्लासें भी चल रही है। उन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार वहाँ जाकर आप ज़रूर विजिट करें। ठीक है, धन्यवाद।